नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीछे सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का प्रखर एमसीक्यू बैच के तरफ एमसीक्यू बैच का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे 1 से 15 अप्रैल तक। दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि ये 16 से 30 अप्रैल तक का जो मिलेगा, 31 अप्रैल तक का या जो भी 30 अप्रैल है वहाँ तक का आप लोग को मैं वीडियो नहीं बनाने में सक्षम हूँ। इसीलिए कि जो पीडीएफ में मुझे क्वेश्चन प्राप्त हुआ है और जो वीडियो में अवेलेबल है बैच में, मतलब एप्लीकेशन पे एडिटोरिया के, वो दोनों से सिमिलर नहीं है। इसलिए इसका पीडीएफ सही वाला प्राप्त हमें नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं 1 से 15 अप्रैल तक। अगर कभी मिलता है उसका पीडीएफ सही से तो हम आपको किसी अन्य वीडियो में बना के दे देंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। साइबर अपराध के खतरे साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली वैश्विक रैंकिंग प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर आप लोग को विचार करना है। तो इसमें से जब विचार करिएगा तो सब सही कथन है कि साइबर अपराध के खतरे पर भारत के रैंकिंग 10वां स्थान है। कितना स्थान है? 10वां। और भारत ने स्कोर प्राप्त किया है 7.05 स्कोर प्राप्त किया है। भारत की रैंकिंग 10वां और स्थान प्राप्त किया है 7.05। यूक्रेन को इस सूची में दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है। यूक्रेन को इस सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनवेरा के शोधकर्ताओं द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है। इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनवेरा के शोधकर्ताओं द्वारा जारी किया गया है। ये जो रैंक बनाया गया है इसमें टॉप पर रसिया है, दूसरे नंबर पर यूक्रेन है और तीसरे नंबर पर कौन है? चाइना है और चौथे नंबर पर यूएसए है। तो इस सवाल से कौन सा पॉइंट याद रखिएगा? पहले सवाल फिर से सुन लीजिए कि साइबर अपराध के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली कौन सा ये पहला वैश्विक रैंकिंग प्रकाशित किया गया है। और प्रकाशित करने वाला कौन सी एजेंसी है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा के शोधकर्ताओं द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है। इसमें रैंक पहला पे मिला है रूस को, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चीन, चौथा यूएसए। भारत का रैंक 10वां आया है और 7.05 इसका भारत का स्कोर है। अब बताना है कलाम 250 हाल के समाचार पत्रों में रहा क्योंकि इसरो के परमोदन परीक्षण केंद्र पर कलाम 250 नामक विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कलाम 250 इसरो के परमोदन परीक्षण केंद्र पर कलाम 250 नामक विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो कथन गलत है दोस्तों वो डी ऑप्शन है कि 2025 को एआई के वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। दोस्तों, 2025 को नहीं बल्कि 2024 को एआई वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। बाकी जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 है उसको हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है। और वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी। वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी थी? तो 67 थी। हाल ही के दिनों में कच्चा थीवू द्वीप चर्चा में था। यह निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में स्थित था? तो ये स्थित था भारत और श्रीलंका के बीच में। भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर है और भारत के रामेश्वर तट से नॉर्थ ईस्ट में है। जब भारत के रामेश्वरम तट पर जाइएगा उससे नॉर्थ ईस्ट में 33 किलोमीटर दूर जाइएगा तो कच्चा द्वीपू आइलैंड मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है। यह वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो वो संबंधित है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न से। सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ
अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है। यह वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नवीनतम अनुप्रयोग किया गया है। निम्नलिखित अनुप्रयोगों में कौन शामिल है? तो वो देखना है कि कौन शामिल है। तो इसमें से ये 4 शामिल है। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नवीनतम अनुप्रयोग किया है। इन अनुप्रयोगों में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइड यानी कि VVPAT, VVPAT माने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, और दूसरा तो गलत है, इसमें दूसरा नहीं होगा, दूसरा की जगह पे डीप फेक वीडियो भी नहीं होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो वोटर वेरीफाइड पेपर और पेपर ऑडिट ऑडिट ट्रायल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा इसका आंसर। 1 3 4 मैंने नो योर कैंडिडेट और सुविधा कैंडिडेट ऐप, नो योर कैंडिडेट और सुविधा कैंडिडेट ऐप ये लागू किया, ये अनुप्रयोग किया गया था। सोनम वांगचू 21 दिवसीय जलवायु उपवास की घोषणा की थी। सोनम वांगचू विभिन्न उपलब्धियों में कौन शामिल नहीं है? मैंने सोनम वांगचू बहुत सारा उपलब्धि हासिल किए थे, उन उपलब्धियों में कौन सा उपलब्धि शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसमें से कोई ऐसा उपलब्धि नहीं है जो सोनम वांगचू ने हासिल नहीं किया था। ये सोनम वांगचू कोई और नहीं, वही है जो 3 इडियट्स में आपने आमिर खान को बनते हुए देखा था, जो आमिर खान का रोल जिसने किया था, आप थोड़ा बहुत मिला सकते हैं कि उसी से रिलेटेड है। सोनम वांगचू को रैमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक हैं। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पुरस्कार, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। ऑपरेशन न्यू होप भी इन्होंने चालू ही किए हैं, ऑपरेशन न्यू होप, ठीक है। ये 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी निम्नलिखित में से कौन थी? तो वो थी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आप लोग को बता दूं कि ये जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये गुजरात के विशाल के खावड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता है। गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता है, ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई है। अगर कोई पूछे कि पिछला 9 वर्षों में सौर क्षमता कितना बढ़ गया है, तो बताइएगा 30 गुना बढ़ गया है। ये डेटा फरवरी 2024 तक का है, फरवरी 2024 तक का है कि भारत में सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी 75.57 गीगावाट है, और जिसमें पवन ऊर्जा क्षमता कितना है भारत में, तो वो है 45.15 गीगावाट। सोलर एनर्जी कितना है, सोलर एनर्जी का क्षमता मतलब कि 75.57 और पवन ऊर्जा 45.15। अगर कोई पूछे बायोमास से हम लोग कितना पैदा कर लेते हैं, तो बताना है 10.2 गीगावाट, ठीक है। और बड़े हाइड्रो प्लांट से 46.92 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 4.99 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 4.99 गीगावाट, और अपशिष्ट से ऊर्जा हम लोग 0.58 गीगावाट प्राप्त करते हैं। विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक से संबंधित तथ्यों में कौन कथन गलत है? इसमें से डी कथन गलत है। इसके वर्तमान सीईओ अजय बंगा है, नहीं, इसके वर्तमान सीईओ अजय बंगा नहीं है,
ठीक है। ये सीईओ नहीं होता है बल्कि अध्यक्ष होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या होता है? अध्यक्ष होता है, माने चेयरमैन होता है। तो विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक से संबंधित इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के संबंध में विश्व बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व और उसका अध्यक्ष अजय बंगा है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामलों की संख्या में भारत का स्थान क्या है? तो शीर्ष स्थान पर है। कौन सा स्थान पे है? शीर्ष स्थान पर। और ये वाडा जो देख रहे हैं इसका स्थापना 1999 में हुआ है और दूसरा साउथ अफ्रीका में है। मैंने शीर्ष स्थान पे भारत, भारत के बाद किसका नंबर है? तो साउथ अफ्रीका का। तो हम लोग फिर से पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामलों की संख्या में भारत का स्थान शीर्ष है, दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है वो 2 और 3 कथन सही है। कह रहा है कि यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। तो ये पश्चिमी अफ्रीका के ग्रेट में हिस्सा नहीं बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है। तो हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में कथन, सही कथन कौन है? तो ये पहला सही कथन हो गया कि यह पश्चिमी अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पश्चिमी नहीं है, यहाँ पूर्वी अफ्रीका होगा, ये पश्चिमी नहीं होगा, पूर्वी अफ्रीका होगा, माने पूर्वी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में का हिस्सा है। न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों, न्यूबियन, सोमाली, अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। न्यूबियन, सोमाली, अरब प्लेटों के अभिसरण पर यह अफार ट्रायंगल है। इसकी सीमा इथोपिया पठार, दानकिल ब्लॉक, इथोपिया पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है। तो अफार ट्रायंगल में कहाँ कहाँ से इसकी सीमा है? तो इथोपिया पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है। मिसाइलों के निम्नलिखित युग्मों में उनकी विशिष्टता सहित विचार करिए और सही सुमेलित के बारे में बताइए। तो इसमें से सही सुमेलित ये चारों के चारों हो जाएंगे। ठीक है। पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि, प्राण। ठीक है। पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि, प्राण। पृथ्वी के बारे में कह रहा है कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये पृथ्वी कैसा है? तो बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह मार करने वाला। और ये किस तरह किसके तहत बनाया जा रहा है? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है, डीपी। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, IGMDP। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, IGMDP के तहत इसको बनाया जा रहा है, मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। नाग, नाग दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल है। नाग क्या है? तो एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली, और अग्निप्राण सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके सही बताइएगा। तो केवल दूसरा कथन सही होगा। ठीक है। बाकी पहला तीसरा गलत है। कह रहा है कि हेपेटाइटिस जो होता है जो जीवाणु जनित रोग है, नहीं, ये विषाणु जनित रोग है। कैसा जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। और दूसरा कह रहा है कि सही कह रहा है कि भारत हेपेटाइटिस के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो हेपेटाइटिस के मामले में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में
सर्वाधिक मौतें हेपेटाइटिस से होती है, जबकि तपेदिक से होने वाली मौतें दूसरे स्थान पर है। ये गलत है। ये इसमें जो सही कथन होगा वो होगा तपेदिक से नहीं, बल्कि हेपेटाइटिस में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पे है। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये गलत है वैसे यह स्टेटमेंट, तो इसको छोड़ दीजिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में चीन ने दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट बनाया है जिससे सीधे स्मार्टफोन से कॉल हो सकती है। चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया है? तो वो नाम दिया है तियानतोंग-1। तियानतोंग-1 नाम दिया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में चीन ने दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट बनाया है जिससे सीधे स्मार्टफोन पे कॉल हो सकती है। चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है तियानतोंग-1। कैलिस्टो उपग्रह ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तब वो है जुपिटर। कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति। अभी प्राप्त में वर्तमान में शनि पर 146 उपग्रह हैं शनि के पास, और बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? तो 95 उपग्रह हैं। हम लोग बढ़ेंगे आगे। कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी कार्ट सेल थेरेपी लॉन्च की गई। यह निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा। कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहले स्वदेशी जीन थेरेपी विकसित किया गया है, कार्ट सेल थेरेपी लॉन्च की गई है। तो यह निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंट्रल। परमाणु घड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है ये बताने कह रहा है। तो ये बता लीजिए कि 3 सही है, 3 गलत है, बाकी सब सही है। क्यों गलत है परमाणु घड़ियों के बारे में? क्योंकि भारत फरीदाबाद और अहमदाबाद में मौजूद परमाणु घड़ियों के अलावा केरल, मुंबई, तमिलनाडु में नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रहा है, जो कि गलत है। ये भारत फरीदाबाद और अहमदाबाद में तो है ही, इसके अलावा जयपुर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर और हैदराबाद में नई परमाणु घड़ियां विकसित स्थापित कर रहा है। बाकी ये दोनों पॉइंट सही है। ठीक है। परमाणु घड़ी ऐसा घड़ी होता है जो परमाणुओं की विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियों आमतौर पर सीजियम अथवा रूबिडियम के उपयोग से संचालित होता है। परमाणु घड़ी ऐसी घड़ी होती है जो परमाणुओं की विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियों आमतौर पर सीजियम अथवा रूबिडियम के उपयोग से संचालित होता है। भारत ने भी स्वदेशी परमाणु घड़ियां विकसित की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2024 से दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया है। वर्तमान में बिहार में दैनिक मजदूरी दर कितना है? तब वो है 245 रुपया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2024 से दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया है। वर्तमान में बिहार में दैनिक मजदूरी दर कितना है? 245 रुपया। हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय जिग क्या था? तो जिग क्या था दोस्तों? तो वो था जिम्बाब्वे द्वारा शुरू की गई एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा। हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय जिग क्या था? तो जिम्बाब्वे द्वारा शुरू की गई एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा। उष्णकटिबंधीय गमाने निम्नलिखित में से किस देश के तट पर अपनी चपेट लिया है? तब वो लिया है मेडागास्कर। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने निम्नलिखित में से किस देश के तट पर अपनी चपेट लिया है? तो मेडागास्कर। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही के दिनों में खबरों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो वो विकसित की गई है इजराइल के द्वारा। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली हाल ही में खबरों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो वो विकसित की गई है दोस्तों इजराइल द्वारा। किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इजराइल के द्वारा। अगला सवाल, हाल ही में भारत में किस राज्य में 5200 साल पुराना
पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। तो वो किया गया है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। हाल ही में हाल ही में भारत में में भारत में किस राज्य में 5200 साल पुराना हड़प्पा बस्ती की खोज शोधकर्ताओं द्वारा की गई है? तो गुजरात में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के संदर्भ में देखना है कि कौन सा पुट सही है, इसके बारे में बताना है। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 और 3 क्या है, सही है, बाकी 2 क्या है, गलत है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वनों की निगरानी के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है? तो यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वनों की निगरानी के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करता है। 1997 में वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1997 में वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी स्थापना की गई। भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार कब बुजुर्गों और दिव्यांगों व्यक्ति के लिए घर से मतदान की सुविधाएं प्रदान की गई? तो वो प्रदान की गई 2024 के आम चुनाव में। भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार कब बुजुर्गों और दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान की? तो 2024 के आम चुनाव में। बताना है कि कौन सा कथन सही है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2023 असर 2023 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में जारी किया गया। यह असर का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसमें तीनों ही कथन सही है, यानी पहला भी सही है। करा असर 2023 माने एनुअल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में जारी की गई। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, असर 2023 बियॉन्ड बेसिक्स ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भी बात सही है कि 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सभी युवाओं में से लगभग 90% के पास घर में स्मार्टफोन है और वे इसका उपयोग करना जानते हैं। सभी युवाओं में से लगभग 90% के पास घर में स्मार्टफोन है और वे इसका उपयोग करना जानते हैं। पिछले दिनों चर्चा में रहा PSLV और विटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी पोयम। पोयम का मतलब क्या हो गया? तो PSLV और विटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, PSLV और विटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा। किस संगठन के द्वारा? इसरो के द्वारा। स्कोर्स 2.0 का संबंध है, तब वो संबंध है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। तो स्कोर्स 2.0 क्या है? तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद सही कथन के बारे में बताइए। इसमें से तीनों ही सही कथन है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि के अनुरूप नहीं है, जिससे जनसांख्यिकी लाभांश को गंवा सकता है। पहला कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार सृजन कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि के अनुरूप नहीं है, जिससे जनसांख्यिकी लाभांश को गंवा सकती है। जनसांख्यिकी का अभिप्राय कार्यशील उम्र की आबादी 15 से 64 वर्ष। जनसांख्यिकी अभिप्राय है क्या है? तो कार्यशील उम्र की आबादी जो 15 से 64 वर्ष है का हिस्सा गैर कार्यशील उम्र 14 और उससे कम तथा 65 या उससे अधिक की आबादी से अधिक होने से है। समझ में आ गया? वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापित किया गया था। 1944 में IMF और IBRD को स्थापित किया गया था। तो ये तीनों क्या है? सही है। बायकोम सत्याग्रह, यानी इसी को बैकोम सत्याग्रह कहा जाता था। इसमें सही कथन चुनने का है कि कौन सा है। तो इसमें से केवल
पहला और तीसरा सही है। दूसरा कह रहा है कि ये 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है 2024 में, ये गलत है क्योंकि ये मनाया जा रहा है 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ठीक है, वर्षगांठ 2024 में 100वां मनाया जा रहा है। तो बायकॉम सत्याग्रह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। ठीक है, और वर्ष 2024 में इस आंदोलन का 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस सत्याग्रह ने पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों की शुरुआत की। तो बायकॉम सत्याग्रह ने पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों की क्या की, शुरुआत की। देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो किसको किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों शरद विवेक को। और ये सिवान जिला के हैं। शरद विवेक कहाँ के हैं, तो सिवान जिला के हैं। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शरद विवेक को। बिहार के पटवा टोली गांव को आईआईटियनों का गांव के उपनाम से जाना जाता है। यह गांव बिहार के किस जिले में है, तो गया जिले में। दोस्तों यहाँ से हर साल इस गांव से, पटवा टोली गांव से हर साल 2-3 आईआईटियन निकलते ही हैं। ठीक है, पटना में पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी के विकास जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम, एक कार्यक्रम है जिसका नाम ही है इनसे मिलिए। तो पटना में पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया, तब वो किया गया 9 अप्रैल 2024 को। कब किया गया, तो 9 अप्रैल 2024 को किया गया। निम्नलिखित में दिए गए कूट को मिलान करने कहता है, तो इसको बढ़िया से मिलान करिए। जब मिलान करिएगा तो इसमें से केवल गलत पूछ रहा है, तो गलत दूसरा होगा। समानता दिवस 8 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। इसका थीम क्या था दोस्तों, तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसका क्या थीम था, तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसका थीम था। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसका क्या था, तो थीम था। ठीक है, मेरा अधिकार इसका थीम था। और अगर बात करें विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका थीम था होमियो, क्या था, होमियो परिवार। होमियो परिवार, फिर था एक स्वास्थ्य एक परिवार। एक स्वास्थ्य एक परिवार था इसका थीम। एक स्वास्थ्य एक परिवार था। ठीक है, अब देखिए 14 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है समानता दिवस। अगर समानता दिवस पूछे तो 14 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 12 अप्रैल को, तो वो मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंत अंत। ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंत। ठीक ना। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तब वो प्रकाशित किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के बारे में, तो इसमें से दोनों कथन सही है कि यह रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और बिंजो द्वारा जारी किया गया। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और बिंजो द्वारा जारी किया गया। तो यह रिपोर्ट इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा बिंजो द्वारा जारी किया गया। भारत में गेमिंग करने वाली आबादी का लगभग 40% हिस्सा महिलाओं का है। भारत में गेमिंग करने वाली आबादी का लगभग 40% महिलाओं का है। दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में इन कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। तो इसमें से दोनों ही कथन क्या है, असत्य कथन है। कह रहा है कि इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। तो श्रीलंका के बीच में नहीं हुआ है दोस्ती, बल्कि मालदीव के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है, मालदीव के बीच में। कह रहा वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। तो इस अभ्यास में मालदीव शामिल नहीं हुआ था, श्रीलंका हुआ था शामिल। ठीक है,
तो थोड़ा सा समझिए कि इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और मालदीव के बीच हुआ और 2012 में श्रीलंका इस अभ्यास में शामिल हुआ। अब देखना है कि ये कौन सा मिलान सुमिलित है, ये बताना है। तो इसमें से जो सुमिलित है वो है, सभी युग्म क्या है, सुमिलित है। माने जूडिथ सुमिनबा, क्या नाम है, जूडिथ सुमिनबा तुलुका, जूडिथ सुमिनबा तुलुका, ये कांगो की पहली प्रधानमंत्री थी। जूडिथ सुमिनबा तुलुका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और श्रीनिवास पल्लिया ये विप्रो का सीईओ और एमडी हैं। श्रीनिवास पल्लिया ये विप्रो का सीईओ और एमडी हैं। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये देख लेते हैं। इसमें पहला कथन सही नहीं था, बाकी ये दोनों सही था दोस्तों। देखते हैं, सितवे बंदरगाह इरावती नदी मॉडल परागण परिवहन परियोजना का हिस्सा था, जो कि गलत है। बाकी ये दोनों सही है कि सितवे बंदरगाह का परिचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL है। तो सितवे बंदरगाह का परिचालक कौन है? तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। और इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, पर निर्भरता कम होगी। जब सितवे बंदरगाह बन जाएगा तो भूटान और बांग्लादेश के बीच बने जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। बिलेला बिलेला या वाय द विंड सेलर, बिलेला या वाय द विंड सेलर, ठीक है, के नाम से विख्यात जीव का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताने कह रहा है। इसमें से कोई 2 पॉइंट सही है, दूसरा और तीसरा सही है बिलेला के बारे में। बिलेला को हम वायदा विंड सेलर कहते हैं, ये जीव है। देखते हैं क्या है सही। कह रहा कि हाल ही में से नीले रंग का समुद्री जीव को भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर देखा गया है। तो पहले दोस्तों ये भारत के पश्चिमी तट पे नहीं बल्कि USA के पश्चिमी समुद्री तट पे देखा गया है, जो कि नीले रंग का है। यह एक हाइड्रोजोआ या हाइड्राइड पॉलिप है। बिलेला या बॉय द विंड सेलर क्या है? तो यह हाइड्रोजोआ या हाइड्राइड पॉलिप है। यह विश्व के समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय महासागरों को गर्म पानी की सतह पर पाया जाता है। ये जो बिलेला है वो विश्व के समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय महासागरों के गर्म पानी की सतह पर पाया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो सत्य है वो दोनों ही सत्य है। पहला कह रहा है कि आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL द्वारा किया गया है। आकाश तीर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत द्वारा यूरिया आयात को बंद करने का घोषणा किया गया है? तो 2025 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत द्वारा यूरिया आयात को बंद करने की घोषणा किया गया है? तो 2025 में। अभी आप लोग को ये बताना है कि रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, ये बताइए। तो ये अभी कौन है? तो अभी है जगत प्रकाश नड्डा। अभी कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। और ये जब यूरिया को आयात करने को बंद करने की घोषणा किए थे जिस टाइम, उस टाइम कौन थे? तो उस टाइम थे मनसुख मांडविया। मतलब मनसुख मांडविया साहब ने 2025 तक यूरिया आयात करने का बंद करने का घोषणा किया। अब देखना है सत्य कथन का चयन करना है। जैसे सत्य कथन का चयन करिएगा तो पता चलेगा कि दूसरा सही है और पहला गलत है। इसमें हाल ही में सरकार द्वारा चेन्नई नहीं होगा यहाँ पे बल्कि मुंबई होगा। यह क्या हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई में देश का पहला
देश का क्या है, पहला है ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सेंटर स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो हाल ही में विश्व, ये तो पहला भी सही था दोस्तों, हाँ पहला गलत था, दूसरा सही है कि हाल ही में विश्व बैंक बैठक द्वारा 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में कठिया गेहूं, कौन सा गेहूं, कठिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और सबसे अधिक जीआई टैग यहीं पे प्राप्त है। टोटल 69 जीआई टैग इसको प्राप्त है और जीआई टैग दोस्तों 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो कठिया गेहूं कहाँ का जीआई टैग है, तो उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। अब देखना है कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से देख लीजिए सत्य कथन क्या है, तो केवल तीसरा ही सत्य कथन है, बाकी सारा गलत है। कह रहा है गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में नहीं किया गया था बल्कि राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था, राजस्थान में किया गया था। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया था। और परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय से है। ठीक है, तो परिवर्तन चिंतन का संबंध रक्षा मंत्रालय से है। और TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से सत्य कथन दोस्तों केवल दूसरा ही होगा, पहला गलत होगा। चर्चा में रहा कुश का संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है। दोस्तों कुश का संबंध ड्रग से है, माने एक प्रकार का कुश क्या है, ड्रग्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने का मामले में दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया में सबसे अच्छे स्थान है। अब बताना है आप लोग को कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कथन देखिएगा, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। पहला कह रहा है कि गैर लाभकारी संगठन अर्थ एक संगठन है जो कि गैर लाभकारी है, उसका नाम है अर्थ एक्शन द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 जारी किया गया है किसके द्वारा, तो अर्थ एक्शन के द्वारा और गैर लाभकारी संगठन है। सेनकाकू द्वीप ताइवान तथा चीन के मध्य विवाद है। तो सेनकाकू द्वीप ये ताइवान चीन नहीं बल्कि चीन और जापान के बीच में विवाद है। तो सेनकाकू द्वीप किसके किसके बीच विवाद है, तो चीन और जापान के बीच। भारतीय महिला टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो बिहार के किस व्यक्ति को महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो हरिंदर सिंह को। और ये किस जिले के हैं, तो ये सारण जिले के हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर अटलांटिक संगठन यानी नाटो की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। तो नाटो का 75 स्थापना वर्ष कितना हो गया, तो 75 वर्ष। तो पूछ रहा है कि इसी के संदर्भ में आप लोग को सही कथन बताना है। तो इसमें से तीन कथन सही होगा, चौथा गलत है। तो पहला ये तीनों देख लेते हैं कि नाटो की स्थापना 1949 में और मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसके सदस्य हैं। तो नाटो के कितने देश हैं, तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका मिला के 32 देश इसमें शामिल है नाटो में। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश फिनलैंड है, नहीं दोस्तों, नवीनतम देश स्वीडन है। कौन है, स्वीडन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर कि उपरोक्त में से कितने देश चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड ऑकुस दोनों का हिस्सा है। मतलब ये सीधा सीधी कह रहा है कि ऑकुस और क्वाड आपने नाम सुना होगा, तो बताइए कि कौन से देश ये दोनों में ही सम्मिलित हैं। तो ऑकुस में आप लोग को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूएसए शामिल है और यूके शामिल है।
क्वाड में देखें तो यूएसए शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है और कौन है तो इंडिया। तो देखिए यूएसए मिल गया, ऑस्ट्रेलिया मिल गया, तो दो ही देश तो शामिल है, ये अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, यानी 2 और 6, यानी 2 गो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से किस देश में पर्वतीय सफाई अभियान 2024 चलाया गया? तो नेपाल में। निम्नलिखित में से किस देश में पर्वतीय सफाई अभियान 2024 चलाया गया? नेपाल। तो दोस्तों इस तरीके से अप्रैल महीने का मैंने खत्म कर दिया है। 16 से 30 तक के अप्रैल का हमारे पास पीडीएफ ओरिजिनल वाला नहीं है जिसमें क्वेश्चन है, क्योंकि जो पीडीएफ मिला है वो गलत मिल गया है और वीडियो कुछ और है, मतलब सर का वीडियो कुछ और है और पीडीएफ कुछ और है, इसलिए हम ये नहीं दे पाएंगे। जब कभी भी ऐसा महसूस होगा कि आ गया है एप्लीकेशन पे, तो हम उसको डाउनलोड करके आप लोग को करवा देंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो आप लोग से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें। लेता हूँ आप लोग से विदा, धन्यवाद।